नमस्कार। अमर उजाला न्यूज़ रूम लाइव से अमित मुदगल। हम चलते हैं सियासी संग्राम में। 5 चरणों का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुका है। कुल 7 चरणों में से अब हम छठे चरण में जा रहे हैं। 25 मई को चुनाव होना है छठे चरण का। यदि पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ मुकाबले बहुत कड़े हुए थे। 14 सीटों पर मुकाबला होना है। इसमें से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। 4 सीटों पर बसपा और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया था। कुल 53 सीटों पर अब तक मतदान हो चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगियों की, साथियों की टीम है जो सभी जगह जाकर जिसने ग्राउंड रिपोर्ट की है और मतदाताओं की नब्ज टटोली है। खास बात यह है कि पिछले चुनाव में बसपा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी इस चरण में, और इस बार बसपाई हाथी को छोड़कर कई धुरंधर दूसरे दलों से चुनाव लड़ रहे हैं। हम जानते हैं महेंद्र तिवारी जी से, जिन्होंने कई सीटों पर वोटरों का मिजाज भांपा। कैसे मुकाबले हैं मैन सर? आप कई सीटों पर गए, कई मुख्य सीटें जो इस बार भी बहुत सुर्खियों में हैं, आप उन पर घूमे। जैसे इलाहाबाद की सीट है, जैसे बस्ती का मुकाबला बड़ा रोचक है, तो क्या क्या सीन नजर आया वहां? अमित जी, प्रयागराज में 2 घरानों की एक तरीके से लड़ाई है। वहाँ केशरनाथ त्रिपाठी जी पूर्व राज्यपाल रहे हैं, विधानसभा के कई बार अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे नीरज जी को टिकट दिया है, और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रहे हैं रेवती रमन सिंह, उनके बेटे उज्ज्वल रमन सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। दोनों का गठबंधन है, तो इन दोनों परिवारों के बीच में अपनी अपनी विरासत बचाने की वहाँ लड़ाई हो रही है। वहाँ कुर्मी मतदाता, पटेल मतदाता वहाँ बड़ी संख्या में हैं, उनकी बड़ी भूमिका वहाँ रहने वाली है। और प्रधानमंत्री ने वहाँ सभा की है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी वहाँ जा चुके हैं, तो दोनों के बीच में बहुत अच्छी लड़ाई हो रही है। खास करके ये प्रयागराज की बात है जी। बस्ती में कैसा मिजाज है? बस्ती में दोनों प्रत्याशी जो पिछली बार के आमने सामने थे, हरीश द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी से थे, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं, और पिछले चुनाव में बसपा से रामप्रसाद चौधरी प्रत्याशी थे, बसपा सपा गठबंधन में। इस बार कांग्रेस सपा गठबंधन से सपा से कैंडिडेट हैं, तो दोनों की पुराने प्रतिद्वंदी हैं, उनकी आमने सामने की लड़ाई हो रही है। आसपास की कई सीटों पर भी आपने मिजाज जानने की कोशिश की, वहां का हालचाल परखा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट है डुमरियागंज। डुमरियागंज में जगदम्बिका पाल 3 बार से सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर मौका दिया है। बीच में वहाँ शुरुआत में चल रहा था कि शायद उनके टिकट बदल सकते हैं, कुछ नाराजगी लोगों की थी, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट दिया और वो लड़ाई में है, मुख्य लड़ाई में वो हैं। समाजवादी पार्टी ने हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल में जो ब्राह्मण के चेहरे के रूप में अपने को उन्होंने प्रस्तुत किया, उनके बेटे कुशल तिवारी, उनको वहाँ उतारा है। तो वहाँ ठाकुर ब्राह्मण का एक सेंटीमेंट वहाँ काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी भी जा करके वहाँ आए हैं भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में, तो उनके बयान भी वहाँ काफ़ी चर्चा में हैं। वो भी एक सेंटीमेंट का काम कर रहा है। देखिए आगे कैसे। कहीं बयानों की लड़ाई है, कहीं वर्चस्व की बात है, कहीं प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अशोक मिश्रा जी कई सीटों पर घूमे और महत्वपूर्ण सीटों पर उन्होंने क्या देखा, हम बात करते हैं। अशोक जी, आप कई सीटों पर रहे, कई सीटों पर घूमे, और खास तौर से आजमगढ़, जहां निरहुआ पिछली बार ये सीट उन्होंने जीत ली थी उपचुनाव में, तो इस बार वहां क्या समीकरण है? देखिए, आजमगढ़ जो है चुनाव में सबसे हॉट सीट है, और चूंकि वहाँ पर धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए भाजपा का भी पूरा फोकस वहाँ पर है कि किसी भी तरीके से उनको हराया जाए, और पूरा दारोमदार वहाँ पर दलित वोट बैंक पर है। जैसे आजमगढ़ के साथ साथ मैंने लालगंज सीट पर भी मैं गया था, वहाँ भी मैंने देखा, तो हर दल की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दलित वोट जो है वो हमको मिल जाए। बसपा अपना वोट बैंक बचाने की कोशिश कर तो रही है, लेकिन कहीं कहीं उसके प्रत्याशी बड़े कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से उसका वोट बैंक शिफ्ट होने का जो है ज़्यादा खतरा है। सांसदों को लेकर नाराज़गी है, लेकिन मोदी को लेकर कोई नाराज़गी नहीं है। ये वहाँ की बातचीत में सामने आया है। मैं फिर से आजमगढ़ की बात करूंगा। इस सीट को जो है पिछले चुनाव में अखिलेश यादव जीते थे, बाद में उन्होंने ये सीट छोड़ी, और इस सीट पर दोबारा चुनाव हुआ तो सपा के जबड़े से इस सीट को भाजपा ने खींच लिया। अब यहाँ फिर से समाजवादी पार्टी ने ताकत लगाई है। क्या चुनावी माहौल बना है, और मुकाबला कितना कैसा आपको लग रहा है? देखिए, निरुआ वहाँ पर मजबूत स्थिति में थे, लेकिन सपा ने गुड्डू जमाली को लेकर के, जो कि बसपा से आए हैं, वहाँ के राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पिछली बार गुड्डू जमाली की वजह से ही धर्मेंद्र यादव हारे थे, क्योंकि मैक्सिमम वोट उनका उन्होंने काट लिया था।
इस बार गुड्डू जमाली सपा के साथ हैं, तो इसलिए निरहुआ की दिक्कतें बढ़ना लाजमी है। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि वहाँ पे मोदी फैक्टर कितना काम करता है। यादव की तरह बढ़ते हैं। हम्म। यादवों का बंटवारा भी रहेगा, मुद्दों की लड़ाई रहेगी, मोदी फैक्टर कितना काम करेगा, तमाम सीटों पर ये सवाल हैं। सवाल कुछ नए भी हैं, मुद्दों की गठरी खुलेगी तो तमाम नए बिंदु, नए समीकरण सामने आएंगे। बात करते हैं चंद्रभान जी से। चंद्रभान जी कई सीटों पर घूमे, सुल्तानपुर, मछली शहर और जौनपुर। क्या समीकरण, क्या मिजाज है इन सीटों का चंद्रभान जी? मैं अमित जी बताऊं कि सुल्तानपुर से मैं बात की शुरुआत करता हूं। सुल्तानपुर में मेनका गांधी चुनाव मैदान में है। यहाँ मेनका गांधी की एक छवि इस तरह की है कि वो कम से कम स्थानीय विवादों में नहीं फंसी हैं, वो सिर्फ विकास कार्य की बात की हैं। तो इसलिए मेनका गांधी के साथ प्रॉपर जो उनका वोट बैंक था वो अभी भी जुड़ा हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने राम भुआल निषाद को ले आकर के, चूंकि निषाद मतदाता वहां अच्छी संख्या में है, तो निषादों को तोड़ने की कोशिश की और ऐन मौके पर लास्ट में जो सोनू सिंह वहां के बाहुबली माने जाते हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी ने पाले में कर लिया है। तो सुल्तानपुर में भी कांटे की लड़ाई है। बात करते हैं मछली शहर से, तो मछली शहर सीट जो है, मछली शहर में बीजेपी 181 वोट से जीती थी। लेकिन खास बात यह है कि वहाँ दलितों में जो गौतम बिरादरी है वो सर्वाधिक है। इसके बाद भी तीनों सरोज बिरादरी के कैंडिडेट हैं। तो वहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट हैं वो प्रिया सरोज युवा हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, तो उनके पिता पूर्व सांसद रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल नहीं दिख रहा है। इस चरण में कई मुद्दे हैं। कहीं हाथी के महावत उतरकर पाला बदली कर चुके हैं और दूसरी पार्टियों से चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। कहीं लड़ाई समीकरण की उलझी है, कहीं बंटवारों का मामला है। बात करते हैं अक्षय जी से। अक्षय जी, आप जिन सीटों पर गए वहाँ कितना असर जातिगत समीकरणों में फंसा है, कितना धार्मिक फंसा है, या स्थानीय मुद्दे भी कुछ वहाँ के सियासी फिजा में तैर रहे हैं? अमित जी, हम बात करते हैं अंबेडकर नगर से। अंबेडकर नगर अयोध्या से बिल्कुल सटी हुई सीट है और पहले इसका कुछ हिस्सा अयोध्या में रहा भी है। अयोध्या में इस समय भाजपा से रितेश पांडे हैं, जो पिछले चुनाव में बसपा से सांसद बने थे। इसी तरह बगल की सीट श्रावस्ती से भी पहले बसपा से राम शिरोमणि वर्मा सांसद बने और वर्तमान में वह सपा में आ चुके हैं। तो इस तरह दो इम्पॉर्टेंट सीटें हैं जो पहले बसपा के पास थी। इस समय बसपा यहाँ पर लड़ाई में बहुत नहीं दिखाई दे रही है। सीधी सीधी लड़ाइयाँ सपा और भाजपा के बीच दिख रही हैं। इसी तरह हम बात करें प्रतापगढ़ सीट की, तो प्रतापगढ़ में भाजपा से सांसद संगम लाल गुप्ता दोबारा मैदान में हैं। तो समाजवादी पार्टी ने पटेल मतदाताओं की, चूंकि वहां पे बहुसंख्या है, उनको देखते हुए एसपी सिंह पटेल को मैदान में उतारा है। बसपा यहाँ भी लड़ाई में बहुत पीछे दिख रही है। हालांकि प्रतापगढ़ की लड़ाई इसलिए भी रोचक है, जैसा कि अभी अशोक जी ने कहा, कि वर्तमान सांसदों के प्रति जो नाराजगी है उसका असर सबसे ज्यादा अगर देखने को मिल रहा है तो वह प्रतापगढ़ में। आपने देखा होगा कि अनुप्रिया पटेल ने पटेल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए राजा भैया पर वार किया, राजा भैया ने पलट कर वार किया, और ये लड़ाई कहीं ना कहीं अब पार्टियों से निकलकर मतदाताओं के इकट्ठा करने तक सिमट गई है। बहुजन समाजवादी पार्टी इस चरण में गुरिल्ला युद्ध के अंदाज में काम कर रही है। बताया जा रहा है कि भले ही आकाश आनंद को फ्रेम से हटाकर पीछे किया गया हो, लेकिन वो प्रचार में लगे हुए हैं और बदस्तूर अपने मतदाताओं को, अपनी टीम को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इन सीटों पर जहां बसपा ने अपने उम्मीदवार बदले हैं या बसपा के लोग दूसरे दलों में चले गए हैं, आपकी इन सीटों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? अमित जी, पहले से भी यही कहा जाता है कि बसपा कैडर की पार्टी है। बसपा का जो कोर वोटर है उसको डिगाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। स्टार प्रचारक उसके लिए सिर्फ बहन मायावती हैं। आकाश आनंद आए जरूर थे, लेकिन बहुत कम समय के लिए, तो उनके रहने या न रहने का बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मायावती ने इनमें से कई जगह पर सभाएं भी की हैं और अन्य पार्टियों की कोशिश यही है कि वह बसपा के कोर वोट में सेंध लगाएं। पहले चरण से जो मशक्कत, जो कवायद शुरू हुई, वो पांचवें चरण तक आते आते बदल गई। छठे चरण में मुद्दों की तासीर कुछ बदली, वोटरों का मिजाज कुछ बदला और
आरक्षण से लेकर संविधान तक के मामले नए अंदाज में सुर्खियों में आ गए। महेंद्र जी, इन चुनाव में इस वाले चरण में, छठे चरण में, क्या संविधान, आरक्षण, इस तरह के मुद्दे क्या कुछ प्रभावित करेंगे या इनकी कितनी गर्माहट चुनावी माहौल में? इस आरक्षण का मुद्दा खास करके लोगों ने नोटिस में किया है। और एक नई चीज़ जो यहाँ देखने को मिली है कि जो दलित मतदाता है और जहाँ बसपा कमज़ोर स्थिति में है वो शिफ्ट कर रहा है। तो कुछ मतदाता कांग्रेस की ओर जाते दिखे हैं। जहाँ कांग्रेस कैंडिडेट हैं वहाँ वो आसानी से जा रहे हैं और जहाँ सपा कैंडिडेट हैं वहाँ वो कम संख्या में जा रहे हैं। लेकिन उनकी शिफ्टिंग बीजेपी के अलावा भी दूसरी जगह भी हो रही है। तो एक मार्क करने वाली बात यह है, आरक्षण का इशू उनमें अपील कर रहा है जो ये मुद्दा बनाया गया है। लेकिन इधर काउंटर अटैक बीजेपी की ओर से होना शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल का इशू, तेलंगाना का इशू, अन्य राज्यों का इशू जो बीजेपी के नेताओं ने उठाना शुरू किया है, तो उसका असर दिख रहा है कि बीजेपी दलित वोटों में अपनी मजबूती फिर बढ़ा रही है। रोटी की लड़ाई हर चुनाव में बढ़ी रही है। राशन का मुद्दा इस चुनाव में भी हावी है। विपक्ष को उसमें सामने आना पड़ा और नहले पर दहला मारने की कोशिश की गई। दोगुना राशन देने की घोषणा विपक्ष ने की। क्या ये मुद्दा इस छठे चरण में कुछ असर डालेगा? बात करते हैं अशोक जी से। अशोक जी, आप जिन सीटों पर गए उन पर राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, विपक्ष ने बात कही हम दोगुना करेंगे, तो इसका कितना महत्व उन पर दिखाई दिया है? देखिए, राशन ही नहीं, केवल प्रधानमंत्री आवास और आयुष्मान कार्ड, ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं। और पब्लिक, खासकर दलित समुदाय में जो है इसकी ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी है। जहाँ तक योजनाओं की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ जो है पूर्वांचल के जिलों में उस तरीके से बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि पिछड़ेपन का शिकार हैं। उनकी पहली नाराज़गी इसी बात की अधिकतर जिलों में कि हाँ साहब हम तो पिछड़ गए। जैसे वो कहते हैं कि भाई बनारस तो, आजमगढ़ में है कि भाई बनारस तो चमक गया, लालगंज नहीं चमका, भदोही नहीं चमका, विंध्याचल तो आपने चमका दिया। तो इस बात को लेकर के नाराज़गी है। और ख़ास तौर से मैं आपको भदोही सीट पे एक बात बताना चाहूँगा कि वहाँ की लड़ाई जो है वो बड़ी इस समय रोचक हो गई है। और वहाँ पहली बार तृणमूल कांग्रेस ने जो ललितेश त्रिपाठी को मैदान में उतारा है, तो वो बहुत टफ फाइट दे रहे हैं भाजपा को वहाँ पर। और कोई बहुत हैरत की बात नहीं होगी अगर ललितेश वहाँ से जीत भी जाते हैं, क्योंकि उनको ब्राह्मणों ने वहाँ पर खुल के समर्थन दे दिया है, जो कि भाजपा का वोट बैंक था। जी, क्या कहना चाहेंगे? उनके सामने, ललितेश के सामने सबसे बड़ा संकट है कि उनका सिंबल नया है स्टेट के लिए, और बहुत कम टाइम में, बहुत लास्ट तक ही बनी हुई थी कि उनको टिकट के सिंबल पर दिया जाए। सपा के सिंबल पर आए, कांग्रेस सिंबल पर आए कि तृणमूल के। तो जो तृणमूल का सिंबल है नया है, गांव-गांव तो उसको पहुंचा पाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है। चुनाव चिन्ह नया है लेकिन खुद में अच्छी खासी शख्सियत के साथ जोर लगा रहे हैं। चुनावी बात जब निकलती है तो दूर तलक जाती है। आतंकियों को घर बुलाकर बिरयानी खिलाने जैसे आरोप रहे हों, या हिंदू मुस्लिम के मुद्दे, शुरुआती दंगल में कैराना भी छेड़ा गया और बात इस चरण तक आते आते बिरयानी तक पहुंच गई। चंद्रभान जी, आपकी कई सीटें जहां आप घूमे वो बहुत ही संवेदनशील हैं, उन पर कैसा मिजाज है और ये मामले कितना असर वहां कर रहे हैं? नहीं, असर तो है। एक्चुअल में है क्या कि ये पूरा चुनाव जाति बनाम धर्म की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। माइनॉरिटी विपक्ष के साथ है, लेकिन कुछ सीटों पर राशन का मुद्दा काम कर रहा है। तो राशन के इस मुद्दे पर, जैसा कि चंद्रभान जी ने कहा कि माइनॉरिटी पूरी तरह विपक्ष के साथ है, तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि मुस्लिम महिलाओं में कहीं कहीं यह बात भी आई कि राशन का असर उन्हें प्रभावित कर रहा है। निश्चित रूप से न सिर्फ राशन का बल्कि 3 तलाक का भी इशू। मैं जब पट्टी प्रतापगढ़ की कुछ क्षेत्रों में घूम रहा था तो वहाँ के लोगों ने ये बात कही कि इन इशू पर भी मुस्लिम महिलाओं का वोट भाजपा के साथ जा सकता है। वोट किसके साथ जाएगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन राशन इशू है। और विपक्ष ने जो 20 किलो देने के बात कही है उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ नहीं पा रहा, क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक में ये प्रयास शुरू किया लेकिन वो इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। लोगों को भी पता है कि कितना मिल सकता है या मिलने की स्थिति है। सियासी कैनवास पर इस इंद्रधनुष का रंग कैसा होगा ये तो छठे चरण के बाद पता चलेगा। बहरहाल सभी अपनी अपनी चित्रकारी, कलाकारी को करने में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। अमरउजाला.com से मैं अमित मुदगल, आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com से। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से
देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com